हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट के एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आज का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके अंदर कहा गया है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम यहाँ पे ब्लैंक स्थान दिया गया है, फिर से तक यहाँ पे 2 स्थान यहाँ पे ब्लैंक दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया परिष्कृत अर्थात सूक्ष्म चालक विकास, फिर कहा गया अपरिष्कृत तथा स्थूल चालक विकास, या कहा गया श्रोणीगामी या अधोगामी या श्रोणगामी, या परिष्कृत स्थूल चालक विकास या परिष्कृत। इस प्रकार से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें 2-2 यहाँ पे लाइन या 2-2 सेंटेंस दिए गए, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। वहीं पे इंग्लिश में बात किया जाए तो देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट एट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम टू कहाँ तक होता है। तो यहाँ पे कहा गया रिफाइंड मोटर डेवलपमेंट या अनरिफाइंड मोटर डेवलपमेंट, या सेफा कॉर्डल या कार्डल होता है, या कार्डल या सेफा कॉर्डल, या अनफाइंड मोटर डेवलपमेंट या रिफाइंड मोटर डेवलपमेंट। इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा वो डी वाला ऑप्शन रहेगा, जिसमें क्या होता है अनरिफाइंड जो होता था क्रॉस मोटर डेवलपमेंट से लेके यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है मोटर डेवलपमेंट तक जो होता है इसका जो होता विकास होता है, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म तक जो होता विकास जो होता है यहाँ पे क्रम में चलता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से अगर बात किया जाए तो चालक का विकास जो होता था मोटर डेवलपमेंट में सबसे पहले बच्चा बड़े स्थूल क्रॉस अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करना सीखता है, जैसे हाथ हिलाना, बैठना, चलना। इसके बाद जब शारीरिक और न्यूरोमस्कुलर नियंत्रण बढ़ता है तो छोटी और सूक्ष्म गतिविधियों जैसे उंगलियों का नियंत्रण, लेखन, छोटे खिलौने पकड़ना आदि का विकास होता है। वहीं पे बात करें तो यह क्रम वैश्विक रूप से सभी बच्चों में एक जैसा रहता है, भले ही गति अलग अलग हो। यानी हर बच्चा पहले स्थूल तंत्र की गतिविधियों में सक्षम होता है, फिर सूक्ष्म तंत्र की ओर बढ़ता है। बाकी विकल्प सही क्रम या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाते नहीं हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया, पहले थोड़ा सा बड़ी चीज़ों को हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे छोटी चीज़ों के ऊपर जाते हैं, तो यही बच्चों का विकास का क्रम होता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, अर्थात व्हाट इज द पीरियड कॉल्ड दैट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। क्या था तो बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था या पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात किया तो इसका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा एडोलसेंस अर्थात किशोरावस्था का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बात किया जाए डिटेल से तो किशोरावस्था जो होता है वह महत्वपूर्ण अवधि होती है जब बच्चा शरीर, मन और सामाजिक स्तर पर अनेक बदलावों से गुजरते हुए वयस्कता की ओर बढ़ता है। वहीं पे यह समय हार्मोनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक बदलावों का होता है और इसी दौरान वयस्कता की ओर संक्रमण आरंभ होता है। बाल्यावस्था की समाप्ति, मध्य बाल्यावस्था या पूर्व क्रियात्मक अवधि तकनीकी रूप से किशोरावस्था की सही परिभाषा या पहचान नहीं है। किशोरावस्था के दौरान वयस्क जिम्मेदारियां, आत्मचेतना, स्वतंत्रता और सामाजिक पहचान का विकास प्रमुख रूप से आरंभ हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं क्या होते हैं, अर्थात इन अर्ली क्लासरूम द एक्सपीरियंस दैट अ बॉय और गर्ल ब्रिंग्स विद देम क्या होते हैं, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए,
उसकी उपेक्षा करनी चाहिए या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे समझो कि अगर हर एक ऑप्शन को देखा जाए तो सबसे पहले कहा गया कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें उन्हें अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। उनकी उपेक्षा करना, जब भी कभी आप उपेक्षा या इग्नोर करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, और उन पर ध्यान नहीं देना ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से अगर बात किया जाए इसके एक्सप्लेनेशन की, तो हर बच्चा अपने परिवार, समाज, परिवेश और संस्कृत से अनेक व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान लेकर कक्षा में आता है। प्रारंभिक कक्षा के शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों के इन अनुभवों को महत्व दें, उन्हें साझा करने के अवसर दें तथा आगे की शिक्षा इन्हीं अनुभवों की नींव पर समर्पित करें। यह न केवल बच्चों की रुचि, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि अधिगम प्रक्रिया को भी अर्थपूर्ण, व्यक्तिगत और अधिक आकर्षक बनाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान भी मानता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को सीखने की प्रक्रिया को शामिल करना सर्वश्रेष्ठ अभ्यास होता है। बाकी विकल्प जैसे कि अस्वीकार करना, उपेक्षा करना या ध्यान न देना बच्चों की संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावात्मक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अर्थात अस्वीकार करना हो, चाहे उपेक्षा हो या ध्यान न देना हो, ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव एक प्रकार से वर्ड होते हैं जो कि बच्चों की सामाजिक, ज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास को काफ़ी रोकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हेंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। देखो, एक हेंज की बहुत ही अच्छी कहानी है जिसके अंदर क्या होता है, हेंज की जब पत्नी काफ़ी बीमार होती हैं तो उनकी दवा की जो है एक व्यक्ति के पास मेडिसिन होती है जिसने केवल उसी व्यक्ति ने उस दवा की रिसर्च की है, उसी के पास उस दवा का पेटेंट होता है और किसी के पास वो दवा नहीं होती है। लेकिन वो मेडिसिन इतनी ज़्यादा कॉस्टली रखता है जिससे हेंज काफ़ी गरीब होता है, उस मेडिसिन को खरीद नहीं पाता है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी पत्नी को मर जाने देता बीमारी के कारण या उस मेडिसिन को चोरी कर लेता। तो इस कारण से उसने क्या है, मेडिसिन को चोरी कर लिया अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। अब उसी से संबंधित क्वेश्चन कहा गया कि यहाँ पे वो सही करता है या गलत करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन ए के अनुसार सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अव्यक्त है, यांत्रिक उद्देश्य का अव्यक्त है, या सामाजिक क्रम और नियामक अव्यक्त है, या दंड एवं आज्ञा पालन अव्यक्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे लास्ट का ऑप्शन आप देखेंगे जिसमें दंड एवं आज्ञा पालन यहाँ पे अव्यक्त किया गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो दंड को यहाँ पे जो दंड उसको मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसका डिटेल्स यहाँ पे समझें। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दंड एवं आज्ञा पालन अव्यक्त नैतिक विकास की पूर्व परंपरागत अवस्था की पहली अवस्था होती है। इस स्तर पर बच्चे नैतिकता का मापदंड पुरस्कार के भयों या लाभों पर रखते हैं। वे सोचते हैं कि गलत काम करने पर सजा मिलेगी, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बच्चा सही गलत का मूल्यांकन सामाजिक लाभ, नैतिक सिद्धांत या उसके परिणामों के आधार पर नहीं, बल्कि दंड, डर या आज्ञा के पालन के आधार पर करता है। बाकी विकल्प जैसे कि सार्वभौम सिद्धांत है, उद्देश्य या सामाजिक क्रम पर बच्चों की अधिक परिपक्व नैतिक अवस्थाएं मानी जाती हैं। अर्थात बच्चा दंड के लिए यहाँ पे समझता है कि दंड उसको मिलना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को समझ के वो कहता है कि ये गलत है, लेकिन देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि अगर उसकी जान बच जाएगी तो जान बचाने से बड़ा उसके आगे कोई दूसरा रीजन नहीं था। तो इसलिए देखा जाए तो उसने सही भी किया है। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं
उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? अर्थात जब बच्चे अपने आप में बातचीत करते हैं तो उसे लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता कहा जाता है, या अहम केंद्रित वार्ता कहा जाता है, व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है, या श्रांत वार्ता कहा जाता है? अर्थात कहने का मतलब व्हाट डज लेव वाइगोत्स्की कॉल द वर्बल कम्युनिकेशन दैट चिल्ड्रन डू विद देमसेल्फ। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहला ऑप्शन की बात करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीच है, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए ये थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे में बात करें इकोसेंट्रिक, ये भी यहाँ पे क्या रॉन्ग हो जाएगा। सी वाला व्यक्तिगत वार्ता है, क्योंकि आपस में बात करता है तो ये व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगी। और यहाँ पे साइलेंट स्पीच, ये तो गलत, क्योंकि वो बात कर रहा तो साइलेंट स्पीच तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे केवल और केवल सी ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। थोड़ा सा यहाँ पे बात करें डिटेल से तो वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे अपने आप से बोलते हैं या मन खुद को निर्देश देते हैं तो इसे व्यक्तिगत वार्ता अर्थात प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। यह संवाद बच्चों के मानसिक विकास व आत्मनियंत्रण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें वे अपनी सोच, समस्या हल या निर्देशों को व्यवस्थित करते हैं। व्यक्तिगत वार्ता अर्थात बच्चे के बाह्य संवाद से प्रकट होती है और बाद में यह आंतरिक वार्ता में बदल जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार यह प्रक्रिया उनकी संज्ञानात्मक और आत्मनियंत्रण क्षमताओं को सुदृढ़ बनाती है। अन्य विकल्प जैसे कि समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता या शांत वार्ता ये वाइगोत्स्की की सही शब्दावली नहीं दर्शाते हैं, इसलिए सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत होते हैं। केवल यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ पे ऑप्शन में कहा गया जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन तो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जेंडर प्रासंगिकता या जेंडर पहचान, उसमें बात कर जेंडर रूढ़िवादिता, ये वाला यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बात किया जाए तो जब समाज या व्यक्ति विशेष वस्तुएं, कार्यों, भूमिकाओं या रंगों को किसी एक लिंग जैसे लड़के लड़कियां के लिए उपयुक्त मान ले तो यह जेंडर रूढ़िवादिता अर्थात जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। उदाहरण के लिए लड़कियों के लिए गुलाबी रंग, रसोई के खिलौने, कपड़े इत्यादि। लड़कों के लिए नीला रंग, खिलौना, गाड़ियों या हाथियों जैसी वस्तुएं या सोचने की चीजें केवल उसी लिंग के लिए उचित या प्राकृतिक हैं। ये एक रूढ़िवाद क्या है? दृष्टिकोण है। अर्थात लड़कों के लिए कहा जाता है कि वो गन के साथ खेलेंगे, वो जो कार के साथ खेलेंगे, वहीं पे लड़कियां जो होती हैं वो गुड़िया के साथ खेलती हैं या उनका रसोई का कार्य होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये होता है यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप अर्थात रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। जेंडर रूढ़िवादिता बच्चों की स्वाभाविक पसंद, अभिरुचियों और क्षमताओं को सीमित कर देती हैं और समाज में लैंगिक भेदभाव व असमानताओं का बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल सही है। जैसे कि कहा जाता है कि लड़कियां केवल खाना ही बनाएंगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, लड़के भी अच्छा खाना बना लेते हैं, ऐसा देखा जाता है। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लड़कियां भी कर लेती हैं लड़कों से अच्छा। जैसे कि अगर कोई रिसर्च की बात किया जाए तो बहुत सारे क्षेत्र में आपने देखा होगा लड़कों से अच्छा लड़कियाँ भी रिसर्च करती हैं, लड़कियाँ बाइक भी चलाती हैं, रेसलिंग भी करती हैं, मैच भी खेलती हैं। तो आज के समय में देखा जाए तो ये सब चीज़ें जो लड़के कर सकते हैं वही लड़कियाँ भी कर सकती हैं, जो लड़कियां करती हैं लड़कों भी कर सकते हैं। अर्थात तो काम को अब जो है जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे शेष विकल्प जैसे कि ए, बी एंड डी इस व्यवहार का सही पहचान नहीं करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक शिक्षक को चाहिए कि यह सुनिश्चित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती एवं महत्व देती है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे या वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे या वह विद्यार्थियों की भी सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। देखो एक शिक्षिका को क्या चाहिए इससे संबंधित कहा गया। तो ऑप्शन अगर पहला देखा जाए जिसमें कहा गया कि यह सुनिश्चित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का
सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो बिल्कुल बात सही है भाई, अगर सभी संस्कृतियों को आप, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी ईसाई धर्म का हो, यदि अगर आप सभी संस्कृतियों को आप समानता देते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सी बी वाले में बात करें तो वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। वह विशेष संस्कृति और समुदाय के बच्चों को, ये भी गलत हो जाएगा। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा इनको अगर जोड़ देता तो ये गलत हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो एक समावेशी एवं संवेदनशील शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह सभी विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, संस्कृति, भाषा व पहचान का सम्मान करे। इससे बच्चों को सुरक्षा, स्वीकृति व आत्मविश्वास की अनुभूति होती है और वे सीखने के लिए स्वतः प्रेरित होते हैं। तुलना की बात किया जाए तो तुलना, अनदेखी, भेदभाव या केवल कुछ संस्कृतियों को आगे बढ़ाना, ऐसी प्रवृत्तियां नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देती हैं। वहीं पे बात करें तो विद्यालय कक्षा विविधता का सम्मान एवं सहभागिता का आदर्श वातावरण होना चाहिए, जिससे समाज में सहिष्णुता व मेल जोल की पढ़ाई होनी चाहिए। कहने का मतलब सभी धर्म के लोगों को, सांस्कृतिक लोगों को एक साथ रखना चाहिए, उनके बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की कक्षा होनी चाहिए। और यदि आप चाहते हैं इस पूरे वीडियो की पीडीएफ को भी पढ़ना, तो आसानी से आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आपको उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्शन मिल जाएंगे। तो वहाँ पे सीडीपी वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे हर एक वीडियो की पीडीएफ आपको नंबर वाइज मिल जाएगी। जैसे कि जो वीडियो अगर 6 नंबर का है तो उसको 6 नंबर की वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। आसानी से वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? अर्थात जो आरटीई एक्ट हमारा है 2009 वो किसकी वकालत करता है? तो ऑप्शन ए में कहा गया मुख्य धारा शिक्षा की, या ऑप्शन बी में कहा गया एकीकृत शिक्षा की, या समावेशी शिक्षा की, या पृथक्करण शिक्षा की। देखो यहाँ पे अगर बात करें आरटीई जो हमारा 2009 है वो क्या कहता है कि जो हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वो समावेशी शिक्षण होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन पहला, सेकेंड और फोर्थ गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला रहेगा। अब थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। फिर कहा गया है कि यह अधिनियम सभी बच्चों चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक या कोई भी असमानता हो को एक समान समावेशी वातावरण में समान अवसर देने की वकालत करता है। अर्थात कहने का मतलब बच्चा चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनकी चाहे समझने की क्षमता ज़्यादा हो या कम हो, चाहे उनके अंदर जैसे भी असमानता हो, लेकिन उन सभी को समान कक्षा के अंदर रखना, ये जो है हमारा आरटी एक्ट जो होता है वो इसकी वकालत करता था, समावेशी वातावरण की वकालत करता है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि किसी विशेष आवश्यकताओं वाले, वंचित या भिन्न क्षमताओं वाले सभी बच्चों एक ही स्कूल और कक्षा में साथ पढ़ें और उनका भेदभाव ना हो। अन्य विकल्प जैसे कि पृथक्करण, एकीकृत या मुख्य धारा शिक्षा इन संकल्पनाओं से कम व्यापक है या भेदभाव की ओर संकेत करती है। तो जब भी अगर आरटी एक्ट की बात किया जाए तो जहां पे समावेशी बात किया जाए वही ऑप्शन के साथ आपको हमेशा जाने की कोशिश करना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें यहाँ पे ब्लैंक स्थान स्टार्टिंग में दिया गया है। फिर कहा गया है यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। क्या है इसमें ऑप्शन रहेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट हो सकता है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा। अब देखो यहाँ पे बात कीजिए, जब भी समावेशी शिक्षा आती है तो अधिकतर यहाँ पे समावेशी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग विचारधारा सभी बच्चों को एक साथ अगर रख के बात किया जाए, पढ़ाने की कोशिश किया जाए, तो वो जो होता है हमारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट होगा। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बात किया जाए
तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है वह विचारधारा जिसमें सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी सामाजिक से आते हों या उनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग हो या शारीरिक या मानसिक परिस्थितियां भी अलग अलग हों, एक समान भेदभाव रहित और सक्षम वातावरण में साथ पढ़ने का अधिकार हासिल हो, इसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। इसमें बच्चों को अलग अलग वर्गों, स्कूलों में नहीं बल्कि एक ही नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान अवसरों और संसाधनों के साथ शिक्षा दी जाती है। यह दृष्टिकोण विविधता का सम्मान करता है, भेदभाव को समाप्त करता है और विद्यालय तथा समाज को अधिक समावेशी बनाता है। और यहाँ पे अन्य विकल्प जो हैं जैसे कि बहुल सांस्कृतिक या विशेष या मुख्य धारा शिक्षा इस विचार की व्यापकता या समावेशिकता को नहीं दर्शाते हैं, इसलिए केवल ऑप्शन यहाँ पे बी वाला अर्थात समावेशी वाला सही रहेगा, उसके अलावा सारे यहाँ पे इनकरेक्ट रहेंगे। अब यहाँ पे आज का जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होती हैं? अन्वेषक एवं पारस्परिक क्रिया, कंठर स्थिति या स्मरण, पुनरावृत्ति या अभ्यास या निर्देशन या संचालन। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना होगा कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं। यदि किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका करेक्ट आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आज का आपको वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।